ओके, सो SCCM समझने से पहले, ठीक है, हम SCCM का लैब क्या रहेगा हमारा वो समझते हैं। ठीक है, सो मैंने 3 मशीन रेडी कर दिए हैं। एक मशीन है लंदन डीसी, जिसे हम डोमेन कंट्रोलर की तरह प्रमोट करेंगे। एक मेरा मेंबर सर्वर रहेगा, डोमेन मेंबर मशीन, जिसे हम डेटाबेस सर्वर और SCCM सर्वर, अभी SCCM सर्वर को डेटाबेस चाहिए तो हम सेम सर्वर पे एक डेटाबेस भी इंस्टॉल करेंगे, SQL सर्वर का इंस्टेंस, और SCCM सर्वर पे भी SCCM सर्वर भी सेम इंस्टेंस पे रहेगा। ये मेरे डोमेन मेंबर मशीन पे। और क्लाइंट ही 01 जो हमारा विंडोज 10 मशीन है, हम उसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज करेंगे। जो भी हम पैचेस या जो भी एजेंट पुश करेंगे, हम वो क्लाइंट 01 यानी विंडोज 10 मशीन पे हम पुश करेंगे। तो मैंने वर्चुअल मशीन्स बना लिए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय कर दिया है। मैं सिर्फ डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट करूंगा और मैं इनको एज अ डोमेन मेंबर ज्वाइन करूंगा। सो हमारा लैब सेटअप क्या रहेगा, हम लैब सेटअप समझ लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट, I'll open MS Paint. फर्स्ट मशीन रहेगा मेरा जो लंदन डीसी मशीन है। I'll replicate these 3 machines. ये मेरा विंडोज सर्वर 2019 है। इसको हम रोल AD, DNS और DHCP का रोल देंगे, यानी ये मेरा डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। सो दिस विल बी माय डोमेन कंट्रोलर मशीन हैविंग अ रोल ऑफ DNS एंड DHCP। और मशीन का नाम है मेरा लंदन डीसी। IP एड्रेस मैं दूंगा 10.100/24 सबनेट। 10.1 मेरा गेटवे रहेगा और 10.100 मेरा DNS रहेगा। ठीक है, ये मेरा IP एड्रेस डिफॉल्ट गेटवे 10.1 रहेगा मेरा, और प्रेफर्ड DNS मेरा 10.100 रहेगा। अब ये जो दूसरा मशीन है हमारा, ये भी मेरा विंडोज सर्वर 2019 है। इस पे हम डेटाबेस का इंस्टेंस SQL और SCCM डिप्लॉय करेंगे। तो ये मेरा SCCM सर्वर बन जाएगा। इसको हम SCCM सर्वर बना देंगे। इसको हम SCCM सर्वर बना देंगे एंड इस मशीन का नाम मैं देने वाला हूँ SCCM SRV01। ठीक है, और मेरा IP एड्रेस इस मशीन पे रहेगा SCCM SRV01। IP मेरा रहेगा इस मशीन पे 10.0.0.101/24 सबनेट। जो मेरा लास्ट मशीन है वो मेरा, ये मेरा डोमेन मेंबर मशीन रहेगा। सो ये मेरा डोमेन मेंबर मशीन रहेगा। एंड दिस विल बी आवर क्लाइंट मशीन। सो विंडोज 10 मशीन रहेगा, विंडोज 10 एंटरप्राइज मेरा। ये मेरा क्लाइंट मशीन रहेगा एंड इसका नाम रहेगा क्लाइंट 01। इसको हम IP एड्रेस असाइन करवाएंगे DHCP से। ये मेरा DHCP से IP एड्रेस असाइन करेगा। क्लियर है इतना एनवायरनमेंट सेटअप? Yes, yes. राइट, सो फर्स्ट अभी ओके ओके। हम
फर्स्ट सर्वर से स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा इंस्टॉल्ड है, सिर्फ अभी हम पहले इसको डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर देंगे और फिर हम चल के इस पे SCCM सर्वर की क्या प्री रिक्विजिट्स है। तो पहले हम SCCM सर्वर के फीचर्स जानेंगे और उसकी प्री रिक्विजिट्स समझेंगे। यहाँ पे हमको SCCM सर्वर डिप्लॉय करने से पहले क्या प्री रिक्विजिट्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी और प्री रिक्विजिट से पहले हम उस पे SQL सर्वर इंस्टॉल करेंगे। सो वील स्टार्ट फ्रॉम विद दिस सर्वर। सो पहले हम चलते हैं लंदन DC मशीन पे। सो ये मेरा लंदन DC मशीन है, जैसा लंदन DC मशीन अभी वर्क ग्रुप में 10.100 IP एड्रेस असाइंड है। We'll go and install the roles, add roles and features. Next, next, London DC machine. So this will be my Active Directory server. It will be my DNS server and it will be my DHCP server. तीन role मैं deploy कर रहा हूँ. Next, 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 next and install. ये हमने steps already देखे हुए हैं. So I'm going little bit fast forward so we can save the time. સંતોષ સર ક્વેરી હતી અઝુરની અંદર અગર હું સ્ક્રિપ્ટથી ડ્રાઈવને મેપ કરું બરાબર તો એની અંદર ડ્રાઈવ અઝુર માઇક્રોસોફ્ટ અઝુર એને હું ડ્રાઈવથી મેપ કરું અને એક યુઝરને હું રાઇટ્સ આપું ખાલી રીડનો તો એ પોસિબલ છે કે એમાં ખાલી રીડ જ કરી શકે ફાઇલ્સને? हाँ, ઇટ ઇઝ પોસિબલ રાઈટ? yeah, it is possible. ઓકે, મને કહેજો ને લાસ્ટમાં જરા અગર ફ્રી હોય તો. Okay, so we have installed Active Directory services. Now we'll promote this server as a domain controller. I'm giving the domain name as sp.com. So this will be my forest. Right, so we'll keep the forest function level and domain function level as it is. DNS और global catalog चाहिए क्योंकि मेरा first domain controller है. मैं restore mode password दे देता हूँ. We'll move next. DNS delegation next. Net BIOS name दे देगा मेरा. That will be SP. We'll move next. हम Active Directory के default path जाने देंगे installation के. We are not going to change as this is my lab environment machine. Next, review options बता रहे हैं हमने क्या option select किए हैं. We'll just move next. So prerequisite check run करेगा. यहाँ पे कोई error नहीं आएगा. I know that, right? कुछ warning messages देगा, 3-4 warning we can ignore and we can perform the installation.
So all prerequisite checks passed successfully. Click install to begin. We'll install it. So let the installation happen. वो 2 बार मेरा machine restart करेगा AD installation के लिए. So we'll wait. Yes, Bhavik. What was the query? Read permission देने हैं ना सिर्फ. हाँ राइट. हाँ तो हो जाएगा ना. ओके. किस पे रीड, कोई रिसोर्स पे रीड परमिशन देने हैं? नहीं, वो यूजर को ही मुझे रीड का परमिशन देना है. अगर मैं कोई एक यूजर क्रिएट करता हूँ उसके अंदर और उसको मतलब किस पे रीड परमिशन दे, क्या रीड करना चाहिए वो? फाइल्स फोल्डर जो भी अंदर का डेटा. नहीं लेकिन डेटा कहाँ पड़ा है? नहीं, जैसे मैं एक अजूर में मैं एक स्टोरेज ले रहा हूँ, ठीक है. तो डेटा सब स्टोरेज में है, मैंने अपलोड कौन सा किया है. किस टाइप का स्टोरेज है? अच्छा, वो भी है ब्लॉब क्या? स्टोरेज है, अजूर फाइल्स है, टेबल क्यूज है, क्या है? शिट, तो मेरे को देखना पड़ेगा. हाँ तो उस पे IAM में जाके हम रीड एक्सेस दे सकते हैं, मिल जाएगा उसको रीड एक्सेस परमिशंस. मतलब वो सिलेक्टेड यूजर को, तो उसमें वो कौन सा हाँ, रोल उसको ऐड करना पड़ेगा? रोल क्यों ऐड करना है? यूजर को जाके ऐड कर दो रीडर का. उस रिसोर्स को सिलेक्ट कर लो. स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो भी आपने बनाया है जिस टाइप का स्टोरेज, वो स्टोरेज में चले जाओ. ब्लॉब स्टोरेज है या अजूर फाइल्स है, उसमें जाके चले जाओ. परमिशंस में जाके उस अजूर को रीडर का परमिशन दे दो, रीडर का. खाली रीडर का. हम्म. तो फिर मैं जेड ड्राइव को, कोई भी ड्राइव को एक्सेस करूंगा तो वो सिर्फ रीड ही कर पाएगा फाइल. नहीं, जेड ड्राइव, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. ये जेड ड्राइव कहाँ से बीच में आ रहा है? इट्स दैट्स द अबाउट मैप कंफ्यूजन. ड्राइव, नॉट जेड ड्राइव, इट्स अबाउट मैप ड्राइव. हाँ तो मैप कर सकते हो ना, वो तो मैप आप जब करोगे उसको मैप करके दे दोगे तो उसको रीड परमिशन मिलेगा, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए अजूर के आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा ना. ओके. उसका उसका अकाउंट तो बनाओगे ना अजूर आईडी में, एंटर आईडी में उसका अकाउंट बनेगा. नहीं तो उसको रीड एक्सेस कैसे? आप तो क्लाउड में जो यूजर को एक्सेस दे रहे हो दैट इज ऑन द क्लाउड, राइट? यूजर भी क्लाउड पे है, डेटा भी क्लाउड पे है, और उसको सिस्टम पे एक्सेस करवाओगे तो सिस्टम पे जिस अकाउंट से मैप होगा वो आईडी तो उसे यूज करना पड़ेगा ना एक्सेस समझा करने के लिए समझा डेटा. समझा. राइट राइट राइट. वो मतलब कोई एप्लीकेशन थ्रू उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा फिर. हम्म. हेलो. यस जगदीश. यस जगदीश. ના અવાજ નહીં આવતો એટલે મેં કઈ ડિસ્કશન ચાલતું તો અવાજ નહીં આવતો પાછો એમ. ના ના, ઇન્સ્ટોલેશન ચાલે છે ને, ઓકે મશીન ઓકે. રિબૂટ સેશન.
Okay, so my machine is up. Let's log in. Right, so this machine is promoted as a domain controller. यहाँ पे दिख रहा है मेरा domain sp.com, machine name is London DC. हम एक बार DNS एड्रेस चेक कर लेते हैं. We'll go to network properties. Loopback IP address assign हो गया होगा, right? We have loopback IP address. हम 10.100 दे देते हैं, and our machine is ready, right? But still we have not configured DHCP server, right? So let's go and configure the DHCP server. So यहाँ पे हमको येलो मार्क है complete DHCP configuration. We'll click on it. So ये ऑथोराइज कर देगा DHCP सर्वर को और DHCP administrators and DHCP users का ग्रुप बना देगा. We'll move next. We have domain admin credentials. We'll click commit. So both are done. So मेरा DHCP सर्वर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, ऑथोराइजेशन कंप्लीट हो गया. अभी मैंने स्कोप नहीं बनाया है. So let's go to tools, DHCP, and we'll create a scope. I'll expand my server, IPv4, right click, new scope. Next, मैं बोल देता हूँ so Europe users, scope name है, IP address मैं दे रहा हूँ 10.22, 10.50 और let's say 51, right? So मेरे पास 31 IP addresses है और let's say we'll keep 50 only. No, 51. So I'm having 32 IP addresses. Subnet मेरा /24 है. Next, I don't want to exclude. Lease duration 8 days. Yes, we will activate the DHCP options. Gateway is 10.1. DNS उसने मेरा ले लिया 10.100. Domain name मेरा ले लिया है. Next. Activate the scope. Yes. Next and finish. So my scope activation is completed. मेरा scope activate हो गया है. Address pool है. Address leases. Client को address IP address मिल गया है 10.20. Right? मेरे client 01 को मिल गया है. Now we'll go to our this machine. SCCM SRV01. IP address validate कर लेते हैं हम. 101 है. ठीक है. DNS IP address मैंने assign कर दिया है 10.100. We'll add this machine to the domain. हम domain में join कर देते हैं machine इसको sp.com. administrator@sp.com and password admin@123. domain join हो गया machine. Restart करवा लेंगे machine को. Client पे चले जाएंगे. Client को भी domain में join करवा लेंगे हम. This dm.cpl. We'll go to change domain sp.com, administrator@sp.com, admin@123. Okay, and machine is domain joined. अभी हम client machine को छोड़ देंगे साइड में. Client machine की भी फिलहाल जरूरत नहीं है हमको जब तक हमारा SCCM सर्वर डिप्लॉय नहीं होता है. अभी मेरा SCCM सर्वर डिप्लॉय हो गया है, London DC डिप्लॉय हो गया है, मशीन इज रेडी. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं क्या करूंगा, पहले मैं जाके 3-4 OU बना लूंगा. सो विल गो टू टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स. क्यों OU चाहिए? ताकि मेरा सारा सर्वर्स और ये सब एक ही जगह रहे. सो आई विल क्रिएट अ मास्टर OU SP इंफ्रा. उसमें मैं एक OU बनाता हूं SP यूजर्स का, एक OU मैं बना रहा हूं SP सर्वर्स का, एक OU बना रहा हूं मैं SP वर्कस्टेशंस का, एक OU मैं बना रहा हूं SP एडमिन्स का. ठीक है. अभी जो मेरा SCCM सर्वर है मैं उसको सर्वर में मूव कर देता हूं SP सर्वर्स में. क्लाइंट मशीन को मैं SP वर्कस्टेशंस में मूव कर देता हूं. और अभी हमने कोई यूजर नहीं बनाया है. मैं एक यूजर बना रहा हूं यहाँ पे, न्यू यूजर. मैं इसको SCCM यूजर बना देता हूं. लॉगिन मेरा SCCM रहेगा. मैं इसको क्रेडेंशियल दे देता हूं. नेक्स्ट एंड फिनिश.
ये मेरा SCCM यूजर बना दिया। अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दे देता हूँ, मैं इसको डोमेन एडमिन का मेंबर बना देता हूँ, डोमेन एडमिन का मेंबर बना देता हूँ मैं। अभी मेरा जो डोमेन मेंबर है, जहां पे मेरा SCCM सर्वर है, मैं इसी यूजर से लॉग इन करूंगा। गो टू आवर डोमेन मेंबर मशीन, अदर यूजर SCCM@sp.com एंड पासवर्ड। अभी हम यही अकाउंट यूज करेंगे SCCM सर्वर मैनेज करने के लिए। हम डोमेन एडमिन के मास्टर एडमिन से, रूट एडमिन से या एंटरप्राइज एडमिन का लॉगिन से लॉगिन नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस, नो? इसका आईपी क्या दिया है SCCM सर्वर का सर? 101 101 और DNS ओके 100। 101 दिया है मैंने, DNS 10.100 100 ना, ओके। राइट। सो हियर वी हैव 101, ये मेरा डोमेन ज्वाइन हो गया, यानी ये मेरा भी वर्क ग्रुप मशीन है, डोमेन मेंबर मशीन है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने यहाँ पे रैम दिया है 2 GB और 2 कोर प्रोसेसर दिया है। यहाँ पे मैं रैम दूंगा 4 GB और 2 कोर प्रोसेसर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 2 कोर देना पड़ेगा मुझे, विंडोज 10 है, यहाँ पे 1 कोर चल जाएगा मेरा, 2 GB रैम के साथ चल जाएगा। यहाँ मैं दे रहा हूँ 16 GB ऑफ रैम और 4 कोर प्रोसेसर दूंगा मैं, ताकि हमको लैब्स में थोड़ा इशू कम आए। मेरे पास सफिशिएंट रैम है, ठीक है, तो मैं 16 GB रैम दे रहा हूँ। मैंने 16 GB ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 कोर है, मैं 2 कोर को अपग्रेड करके 4 कोर कर दूंगा बिफोर द इंस्टॉलेशन, ठीक है। 2 GB रैम, 2 कोर प्रोसेसर, 2 कोर प्रोसेसर 4 GB रैम, ये 4 कोर प्रोसेसर 16 GB रैम, दिस विल बी माय इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हम पहले आगे बढ़ने से पहले SCCM के बारे में थोड़ा समझते हैं। सो आई विल ओपन द डेक ऑफ SCCM, हम थोड़े प्री रिक्विजिट समझेंगे। Okay, so now SCCM is now known as Endpoint Configuration Manager, or in a normal language, in a technical language, we term it as a configuration manager. Now, the new name is Endpoint Configuration Manager, but prior to Endpoint Configuration Manager, it was termed as System Center Configuration Manager. And before System Center Configuration, now why we use SCCM? ठीक है, तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सेंट्रलाइज मैनेजमेंट टूल, सिस्टम मैनेजमेंट टूल। भाई सिस्टम मैनेजमेंट क्यों चाहिए? तो भाई हमको जानना है कौन सा यूजर कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहा है, कौन से यूजर के मशीन पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कौन से यूजर के मशीन पे कौन सा OS वर्जन, क्या बिल्ड नंबर, क्या पैचेस वगैरह सब डले हैं, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। कौन सा मशीन अपडेटेड नहीं है कि अपडेटेड है, कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए। उस यूजर के मशीन पे कितने सॉफ्टवेयर्स है, कौन से सॉफ्टवेयर्स आउटडेटेड है, कौन से सॉफ्टवेयर्स लाइसेंस्ड है और यूजर यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, सो वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द लाइसेंसिंग। अभी जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड है वो अपडेटेड है कि नहीं, अगर अपडेटेड नहीं है तो इट कैन बी अ कंप्लायंस इशू एज वेल एज इट कैन बी अ compromise issue. Attacker can easily attack on that system because softwares are not updated, right? So SCCM is a unified tool for managing your entire infrastructure with users and devices. Now, Microsoft Endpoint Configuration Manager, or known as Configuration Manager, also known as Config Manager, or SCCM. Formerly, it was known as System Center Configuration Manager, that is SCCM. And prior to SCCM, it was termed as SMS server or systems management server. So it is a systems management software product developed by Microsoft.
for managing large groups of computers where you have Windows NT, Windows Embedded, Mac OS, Linux or Unix machines, Windows Phone, Symbios, etc. Right? But we primarily manage Windows. Now, if we talk about SCCM क्या कर सकता है, तो SCCM आपके ऑटोमेटिक अपडेट्स पुश कर सकता है, एप्लीकेशंस पुश कर सकता है, पुराने वर्जन्स के एप्लीकेशन वापस पुल कर सकता है और नया वर्जन का पुश कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय कर सकता है, यूजर्स और यूजर्स के डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकता है, सेटिंग्स एंड कंप्लायंस मैनेज कर सकता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वेंटरी दे सकता है हमको और हमको डिटेल ग्रैन्युलर इनसाइट्स दे सकता है हर एक यूजर के हर एक डिवाइस की मशीन की रिपोर्टिंग में. दैट विल सी when we are talking about reporting. अभी ये सारे हमारे यस भाविक संतोष just 2 मिनट एक स्लाइड बैक करो जरा थोड़ी. ऑटोमेटेड अपडेट मतलब हम लोग उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं. We can control the updates and patches. मैनुअल और ऑटोमेटेड दोनों कर सकते हैं हम. दैट विल स्टडी इन दी अपडेट्स चैप्टर. ओके ठीक है. अभी बेसिकली हम समझ रहे हैं कि SCCM क्या कर सकता है. बाकी हम ये जो भी लिखा हुआ है ना इसका हर एक का एप्लीकेशंस कैसे पुश करनी है, ठीक है, पुल करवानी है तो कैसे करवानी है, ठीक है, OS कैसे पुश करना है, मॉनिटर कैसे करना है यूजर्स को और उसके डिवाइसेस को, रिमोट कंट्रोल कैसे लेना है, कंप्लायंस कैसे देखना है हमको, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इन्वेंटरी कैसे देखना है, ये सारा हम कुछ पढ़ेंगे. इसमें हार्डवेयर का इन्वेंटरी कैसे रहेगा मतलब लाइक दैट व्हाट रैम एंड हार्ड ड्राइव एंड हार्ड ड्राइव कौन सी है, रैम कितने साइज की है, हार्ड ड्राइव कितने साइज की है, उसकी सी ड्राइव कितने साइज की है, डी ड्राइव कितने साइज की है, सब कुछ मिलेगा हमको. इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं बाय SCCM. कस्टमाइज कैसे होगा, हार्डवेयर कैसे कस्टमाइज होगा? ओके नहीं कस्टमाइज मतलब अगर कोई सी ड्राइव है तो उसको और पार्टीशन वापस दूसरा नहीं वो नहीं कर सकते. वो हम फिर रिमोट लेके कर सकते हैं यूज. हम SCCM से यूजर का रिमोट ले सकते हैं, इंटरैक्टिव रिमोट. ओके ठीक है. अभी फीचर्स अगर समझे हम SCCM की, तो फर्स्ट फीचर है हमारा असेट मैनेजमेंट. असेट मैनेजमेंट में हमारे पास सॉफ्टवेयर मीटरिंग है, रिमोट मैनेजमेंट है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वेंटरी है हमारे पास, असेट इंटेलिजेंस है. ठीक है, ये सारा हमारा असेट मैनेजमेंट के फीचर्स है. डिप्लॉयमेंट में हमारे पास एप्लीकेशन मैनेजमेंट में एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं, नया एप्लीकेशन पुश कर सकते हैं, पुराना एप्लीकेशन पुल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट पुश कर सकते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम पुश कर सकते हैं, कंटेंट मैनेज कर सकते हैं जो भी इनके रिलेटेड है. उसके बाद कंप्लायंस सेटिंग्स हम देख सकते हैं, पावर मैनेजमेंट. अगर सारे यूजर्स डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं अभी, यूजर्स ज्यादातर कंपनीज में, जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, तो उसमें यूजर्स मशीन ऑन छोड़ के जाते हैं, वो ऑफ नहीं करते, शट डाउन नहीं करते, एंड टेक्निकली उनको शट डाउन करना भी नहीं है. ठीक है, तो लेकिन अभी मशीन ऑन रहेगा तो बिल तो कंपनी को भरना है, करेक्ट. तो हम SCCM से बैठ के पावर भी मैनेज कर सकते हैं. भाई समझो यूजर 6 बजे जाता है तो 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठेगा 8 बजे तक. 8 बजे के बाद ऑटोमेटिकली मशीन हाइबरनेट में चला जाए. फिर दूसरे दिन सुबह 9 बजे यूजर आने वाला है तो 8 बजे ऑटोमेटिकली हाइबरनेट से मशीन ऑन हो जाए. ये हम पावर मैनेजमेंट में कंट्रोल कर सकते हैं. क्लाइंट का हेल्थ देख सकते हैं, क्लाइंट का हेल्थ कैसा है, रिपोर्टिंग है, मॉनिटरिंग है. फिर सिक्योरिटी में हमारे पास रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है. अभी हमारे पास जो डिफेंडर आता है, ठीक है, इनबिल्ट टूल है. अभी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का अलग से लाइसेंस बेचता है विद एन अपग्रेडेड वर्जन व्हिच इज नोन एज एंड पॉइंट प्रोटेक्शन. तो आप एंड पॉइंट प्रोटेक्शन भी इंटीग्रेट कर सकते हो और डिफेंडर का जो हायर वर्जन है एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, उसे भी पुश कर सकते हो. इफ यू हैव लाइसेंसेस, आप SCCM से उसे भी पुश कर सकते हो. नाउ नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन जो NAP है, इट इज एन आउटडेटेड वर्जन. NAP अभी हमारे पास आता नहीं है. NAP वाज अवेलेबल टिल सर्वर 2012. 2012 के बाद NAP जो फीचर है नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन, दैट इज ऑब्सोलेट. वो सर्वर 2016 से निकाल दिया है माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, अभी SCCM खाली एक प्रोडक्ट नहीं है. माइक्रोसॉफ्ट का SCCM की फैमिली में सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर सिर्फ एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी पूरी फैमिली है. हमारे पास है एसेंशियल्स है, ऑपरेशंस मैनेजर है, ऑपरेशंस मैनेजर से हम पूरा मॉनिटरिंग कर सकते हैं. डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर है, सेंट्रलाइज्ड हमारे मल्टीपल सर्वर्स का बैकअप लेना हो और बैकअप मैनेज करना हो. फिर वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करना हो, हाइपर वीकीम वर्चुअल मशीन्स है, VMware ESXi की वर्चुअल मशीन्स है, हम उनको मैनेज कर सकते हैं सेंट्रली यूजिंग सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर. सर्विस मैनेजर है हमारे पास, कैपेसिटी प्लानर है,
अभी जो MDM है, मोबाइल डिवाइस मैनेजर, इट इज अपग्रेडेड एज Intune। ये हमारा Intune बन गया है। Now this is not available। Initially एक टूल आता था हमारे SCCM में which was known as MDM। Now ये इंटीग्रेट हो जाता था हमारे SCCM में, बट इसको अलग से माइक्रोसॉफ्ट ने डिटैच कर दिया, फिर इसको MDM की तरह लॉन्च किया, क्लाउड बेस्ड टूल, और उसको ही अपग्रेड करके Intune बना दिया। और Intune में हमारे पास दो पार्ट है, MDM एंड MAM, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट। वो भी हम समझेंगे। अभी हम थोड़ा SCCM का हिस्ट्री जानते हैं। सो SCCM आज लॉन्च नहीं हुआ है, इट वाज इनिशियली लॉन्च्ड इन 1994। SMS सिस्टम मैनेजमेंट सर्वर, राइट, ये हमारा सिस्टम मैनेजमेंट सर्वर वर्जन 1.0 रिलीज हुआ था 94 में, 1.1 रिलीज हुआ था 95 में, 1.2 96 में, 2.0 99 में, और SMS 2003 वाज रिलीज इन 2003। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने बोला भाई मैं अभी ये नहीं दूंगा आपको SMS सर्वर, इसको मैं रीनेम कर देता हूं एज एन SCCM। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2007 वर्जन से रीनेम कर दिया SCCM 2007, 2012, देन 1511। अभी 1511 इज नवंबर, 11 इज नवंबर, 2015 इज द ईयर। अभी माइक्रोसॉफ्ट हर साल 3 वर्जन लॉन्च करने लगा, 1602, 1606, 1610, 1702, 1706। ठीक है, अगर मैं SCCM का हिस्ट्री जानते हैं हम, SCCM वर्जन हिस्ट्री, go to Wikipedia, new name is Endpoint Configuration Manager, right? So you can see अभी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर दिया है, इसका वर्जन अभी भी टिल दिसंबर 2022 हर साल 3 वर्जन आ रहा था। यू कैन सी हियर 1902 मतलब मार्च 2019, 1906 जुलाई 2019, 1910 दिसंबर 2019, right? So starting with December 2019, Microsoft renamed the product as Microsoft Endpoint Manager Product Suite। उससे पहले हमारा आता था Configuration Manager, which was System Center Configuration Manager। Now it is Endpoint Configuration Manager। Still the current branch version उन्होंने as it is रखा है। लेटेस्ट वर्जन जो है 2303 है, जो अप्रैल 2003 में रिलीज हुआ है, 2023 में। उसके बाद 1 साल हो गया, अभी तक नया अपडेट कोई नहीं आया। माइक्रोसॉफ्ट ने 2023 से क्या किया, एवरी ईयर एक प्रोडक्ट कर दिया है। शायद नेक्स्ट मंथ और मार्च और अप्रैल में, मार्च या अप्रैल में 2403 प्रोडक्ट आएगा और नया वर्जन। बट अभी माइक्रोसॉफ्ट ने इसलिए स्लो डाउन कर दिया है क्योंकि ग्रेजुअली माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, इसको क्लाउड पे मर्ज करता जा रहा है Intune में। धीरे स्लोली माइक्रोसॉफ्ट इज मर्जिंग दिस प्रोडक्ट in the cloud-based product. Okay, so now we'll come back. So I'll not talk about history more. Now हमारे पास SCCM में दो ब्रांचेस है, एक है हमारे पास करंट ब्रांच और एक है लॉन्ग टर्म सर्विस ब्रांच। तो भाई दोनों में क्या अंतर है, ठीक है? तो अगर हम इंट्रोडक्शन टू लॉन्ग टर्म सर्विसिंग ब्रांच की बात करें, ठीक है, आई एम हैविंग दिस URL, I'll just open this। मेरे को नहीं पता ये URL काम करेगी क्या, it is working। So it was last updated on 10th April 2022। ठीक है, so the long term servicing branch of configuration manager is a distinct branch, ठीक है, that is designed as an install option available to all customers। However, it is the only option for customers who let lapse their software assurance। तो सॉफ्टवेयर एश्योरेंस कैसा है, क्या है? सॉफ्टवेयर एश्योरेंस ये है जैसे हमको सपोर्ट लेके रखना पड़ता है। भाई अगर मुझे SCCM का सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए मुझे सब्सक्रिप्शन लेके रखना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट से, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा भाई मैं सपोर्ट नहीं दूंगा, तूने मेरे से सब्सक्रिप्शन सर्विसेज नहीं ली है। तो उसके लिए टेक्निकल टर्म है, माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर एश्योरेंस कहते हैं हम। जो सपोर्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, हम उसे सॉफ्टवेयर एश्योरेंस लेते हैं। अभी बहुत सारे कंपनीज कहती है भाई मेरे पास तो एक्सपर्ट बंदा बैठा है डेस्क पे, सपोर्ट डेस्क पे SCCM का, मुझे सॉफ्टवेयर एश्योरेंस की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट बोलता है ठीक है भाई, आप करंट ब्रांच मत लो, आप लॉन्ग टर्म सर्विसिंग ब्रांच ले लो। अभी लॉन्ग टर्म सर्विसिंग ब्रांच थोड़ा सा सस्ता होता है, तो इसमें आपको अपडेट्स मिलेंगे, बग फिक्सेस मिलेंगे, सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा और फीचर अपडेट नहीं मिलेगा। वेरएस करंट ब्रांच में क्या है, करंट ब्रांच थोड़ा सा महंगा है
आपको उसमें हम सॉफ्टवेयर एश्योरेंस भी देंगे 1.5 साल का। उसके बाद आप रिन्यू कर सकते हो, आपको रिन्यू कंपल्सरी करना पड़ेगा। और उसके साथ-साथ हम आपको फीचर अपडेट्स भी देंगे, यानी अगर वर्जन अपडेट आया है तो आप वर्जन भी अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है? दैट इज़ करंट ब्रांच। क्लियर है करंट ब्रांच और लॉन्ग टाइम सर्विसिंग ब्रांच में क्या डिफरेंस है? यस, जगदीश भाविक? ओके। राइट, सो अभी मुझे SCCM अगर इंस्टॉल करना है तो उसकी प्रीरिक्विजिट्स है, तो हम प्रीरिक्विजिट्स को समझते हैं। भाई प्रीरिक्विजिट्स क्या है? तो SCCM इंस्टॉल करने के लिए जस्ट अ मोमेंट। SCCM इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास प्रीरिक्विजिट, तो हमको पहले तो सर्वर OS चाहिए। हमारे पास सर्वर OS है हमारे पास, राइट? वी हैव सर्वर OS। SCCM करंट ब्रांच चाहिए, तो अभी मैंने बहुत सारे टूल्स डाउनलोड करके रखे हैं। ठीक है? आई हैव डाउनलोडेड ऑल दी टूल्स। ठीक है? अभी मेरे पास SCCM का सेटअप भी है, 2103 वर्जन है। ठीक है? 2103 है। फिर हमको SQL सर्वर चाहिए, तो मैंने SQL सर्वर 2019 डाउनलोड करके रखा है। ठीक है? 2019 SQL सर्वर है। अभी SQL सर्वर तो इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन उसको मैनेज कैसे करेंगे? उसको ओपन करने के लिए हमको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो चाहिए, वो भी मैंने डाउनलोड करके रखा है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है? तो ये दोनों मेरा साथ-साथ प्रोडक्ट जाएगा और रिपोर्टिंग सर्विसेज भी मैंने डाउनलोड करके रखी है, SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज। क्योंकि स्टार्टिंग विथ SQL सर्वर 2013 माइक्रोसॉफ्ट ने SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज अलग कर दी है और SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी पहले हम डायरेक्टली SQL सर्वर के इंस्टॉलेशन से इंस्टॉल कर सकते थे। 2013 से माइक्रोसॉफ्ट ने वो भी अलग कर दी। दैट स्क्रीन विल सी। उसके बाद हमको ADK चाहिए, विंडोज़ ADK एंड विंडोज़ PE। तो मैंने ADK और PE डाउनलोड करके रखा है। अब जब ADK और PE क्या है, मैं आई विल कम टू दैट। ठीक है? तो ADK का सेटअप बहुत छोटा होता है। यू कैन सी इट इज़ 1.84, लेकिन 1.84 MB है, 2 MB का ही है। लेकिन जब आप उसे इंस्टॉल करने जाओगे ना, तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको लगेगा साइज़, इट इज़ यू कैन सी इट इज़ 1.15 जीबी, तो इतना ये डाउनलोड करता है इंटरनेट से। अभी जब मैं इंस्टॉलेशन करने बैठूँगा, इतना डाउनलोड करने बैठेगा तो हमारा टाइम चला जाएगा, तो मैंने पहले से उसको डाउनलोड करके रखा है। इसी तरह मेरा विंडोज़ PE है, तो उसको भी मैंने इंस्टॉलेशन जो फ़ाइल है मेरा 1.29 MB का है, लेकिन अगर मैं डाउनलोडेड फ़ाइल देखूँ, तो 2.67 जीबी, पौने 3 जीबी का है। मतलब टोटल ओवरऑल यू कैन सी इट इज़ 2, 3, 4 जीबी का मेरा दोनों का मिला के सेटअप फ़ाइल्स है। तो इसलिए मैंने डाउनलोड करके रखा है। अगर मैं इसको इंस्टॉलेशन करने जाऊँगा, लेट्स से आई एम इंस्टॉलिंग इट, तो जैसे ही मैंने ओपन किया, तो मुझे 2 ऑप्शन करेगा, इंस्टॉल करो विंडोज़ असेसमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूलकिट को, या डाउनलोड कर लो पहले, ऑफलाइन इंस्टॉलेशन के लिए। अभी ये हमको क्यों चाहिए? आई विल कैंसल इट। ये हमको क्यों चाहिए? तो ये प्रीरिक्विजिट है। जब हम विंडोज़ 10 का अपडेट्स या पैचेस या OS पुश करते हैं, तो हमको विंडोज़ असेसमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूलकिट चाहिए, दैट इज़ विंडोज़ ADK। ठीक है? फॉर विंडोज़ 10 और विंडोज़ ADK। तो अभी पहले क्या होता था, जो हमारा WinPE है, WinPE हमारा पहले पार्ट था विंडोज़ ADK का ही। बट विथ स्टार्टिंग विथ वर्जन ADK का वर्जन आई फॉरगॉट, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ PE को, PE स्टैंड्स फॉर प्री एग्जीक्यूटेबल। तो जब हम OS डिप्लॉय करते हैं, तो अभी मेरे मशीन पे, तो जब मैं OS नए मशीन पे OS डिप्लॉय करूँगा, तो उसपे तो IP एड्रेस वगैरह रहेगा नहीं, तो वो कैसे लेगा? तो हमने WDS का कांसेप्ट समझा था। देखा था हमने WDS का कांसेप्ट? येस और नो? विंडोज़ सर्वर जब हमने पढ़ा था लास्ट ईयर। तो विंडोज़ PE के थ्रू, प्री एग्जीक्यूटेबल एनवायरनमेंट के थ्रू हम OS डिप्लॉय कर सकते हैं। इसलिए हमको विंडोज़ PE चाहिए। ये विंडोज़ ADK का ऐड ऑन है। तो हमको ये चाहिए, विंडोज़ ADK चाहिए, और विंडोज़ ADK WinPE चाहिए फॉर ADK। तो वो भी मैंने डाउनलोड करके रखा है। हमको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट मैनेजर,
राइट, जो मैंने डाउनलोड करके रखा है, इट इज वर्जन 2103। अब जब आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, सो फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग दिस लिंक SCCM करंट ब्रांच, अगर मैं इसको कॉपी करके इवैल्यूएशन के लिंक पे जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इवैल्यूएशन के लिंक पे जाऊंगा, सो यू कैन सी आई कैन डाउनलोड दिस exe फाइल। अभी जब मैं डाउनलोड करूंगा ना, तो कौन सा वर्जन डाउनलोड होगा? करंट ब्रांच का वर्जन 2303 डाउनलोड होगा, 2303, ठीक है। लेकिन मैंने 2103 इसलिए करके रखा है ताकि हम जब अंदर कंसोल से अपग्रेड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो हम कंसोल से देखेंगे अपग्रेड कैसे होता है, इसलिए मैंने 2103 करके रखा है। नाउ कमिंग बैक, ठीक है। अभी हम यहाँ पे SCCM फाइल्स का एक फोल्डर बनाया है और इसमें कुछ फाइल्स भी डाउनलोड करके रखी है। नाउ व्हाट इज दिस फाइल्स? तो जब हम एंड पॉइंट मैनेजर का इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसको कुछ लैंग्वेज फाइल्स चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो आप पहले भी डाउनलोड करके रख सकते हो और ड्यूरिंग दी इंस्टॉलेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे SCCM सर्वर का एंड पॉइंट मैनेजर का, तब हम देखेंगे वो ऑप्शन कौन सा है, कैसे आप ड्यूरिंग दी इंस्टॉलेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये भी छोटा साइज नहीं होता है, इट हैज size, it takes, you can see it is 1.3 GB, so इसको भी डाउनलोड होने में अराउंड 25 मिनट्स चले जाते हैं। तो ये सारा टाइम सेव हो तो हम पहले से डाउनलोड करके रख सकते हैं, और जब इंस्टॉलेशन करना है तो इंस्टॉलेशन के वक्त हमको ये जरूरत नहीं होगी। सो SMSS मैंने बात कर लिया, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, राइट, SSMS। अभी स्टिल वी आर नॉट क्लियर क्या प्री रिक्विजिट चाहिए, तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के प्री रिक्विजिट है जो हमको इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करने। इसके अलावा हमारे पास प्री रिक्विजिट है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट बोलता है दिस इज नॉट इनफ, सो विल गो टू गूगल, लेट्स से विल गो टू गूगल। सो मैं डाल रहा हूँ SCCM करंट ब्रांच प्री रिक्विजिट्स, सो यू कैन सी साइट्स एंड साइट सिस्टम प्री रिक्विजिट्स, लिस्ट ऑफ प्री रिक्विजिट्स पे भी मैं जा सकता हूँ। 18 सितंबर 2023 का आर्टिकल है और 9 अक्टूबर का है। सो आई विल ओपन दिस आर्टिकल फर्स्ट, साइट्स एंड सिस्टम प्रीरिक्विजिट्स। सो अभी ये साइट सर्वर क्या है? ठीक है, साइट सर्वर यानी जिस पे हम SCCM इंस्टॉल करेंगे वो हमारा साइट सर्वर बनेगा, ठीक है। और साइट सर्वर रोल्स क्या है? इस SCCM सर्वर पे हम जो रोल्स डालेंगे, ठीक है, जैसे OS पुश करवाना है या अपडेट्स पुश करवाना है, तो ये सारे रोल्स डलते हैं उस पे। जैसे हम विंडोज सर्वर डिप्लॉय करते हैं और विंडोज सर्वर के अंदर DHCP का रोल, DNS का रोल, AD का रोल, ये सब डालते हैं, उसी तरह साइट सर्वर पे, साइट सिस्टम पे हम रोल्स डालेंगे, तो साइट सिस्टम रोल्स के लिए वो साइट सिस्टम रोल्स बनते हैं। अभी जब हम साइट सर्वर बनाते हैं तो उसके लिए प्री रिक्विजिट्स है, सो जनरल रिक्वायरमेंट्स एंड लिमिटेशंस। तो पहले तो हमको .NET वर्जन चाहिए, .NET वर्जन 4.8 is not supported on some OS versions, right? So this is installed on 2016, but अगर 2016 के ऊपर है मेरा OS तो .NET 4.8 लगेगा, मेरा सर्वर 2019 है तो मेरे पे 4.7 इंस्टॉल होगा, लेकिन ये बोल रहा है इफ पॉसिबल इंस्टॉल 4.8, राइट। सो हमको 4.8 इंस्टॉल करना है, उसके बाद .NET अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हो 4.7 से 4.8, तो वो रीस्टार्ट करेगा मशीन। फिर आपको विंडोज ADK चाहिए, VC++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल चाहिए, राइट। फिर दिस, नॉट दिस, प्राइमरी साइट, तो ADK चाहिए, VC++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल चाहिए, और इसके अलावा हमको दूसरी चीजें भी लगेगी। जस्ट अ मोमेंट, आई विल शो दैट। Go to this link, this will be better.
ठीक है, तो हमको प्रीरिक्विजिट्स में सबसे पहले एसक्यूएल डिप्लॉय करना है। Hold on. Okay, I will have this. This is only the link. यही तो लिंक हमने ओपन की है। Fine. So I'll give you the glimpse here. So हमको SQL डालना है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो डालना है, Windows ADK एंड Windows PE डालना है, अपडेट फाइल्स चाहिए और एक्टिव डायरेक्टरी का स्कीमा एक्सटेंड करना है हमको। एक्टिव डायरेक्टरी का we'll do this step by step. So I am just conveying the prerequisites. उसके बाद जिस सर्वर पे हमारा SCCM सर्वर इंस्टॉलेशन होगा, जिस डोमेन मेंबर मशीन पे हम SCCM इंस्टॉल करेंगे, तो उस पे हमको IIS इंस्टॉल करना है। अभी IIS इंस्टॉल करने से पहले हमको .NET फ्रेमवर्क 4.8 चाहिए, राइट? रिक्वायर्ड रोल्स एंड फीचर्स में जाके .NET 4.8, अभी .NET 3.5 और 4.6 is an older version. This is for 2016. हमको बिट्स एंड RDC रिमोट डिफरेंशियल कंप्रेशन और बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस चाहिए हमको, ये दो सर्विस चाहिए। और WSUS रोल में जाके हमको MSI अलाउ करना है .MSI एक्सटेंशन IIS फिल्टरिंग के अंदर। सो दिस विल बी आवर प्रीरिक्विजिट्स। उसके अलावा अगर मेरे SCCM सर्वर अलग सर्वर पे इंस्टॉल्ड है और डेटाबेस अलग सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, तो दोनों के बीच में पोर्ट नंबर 1433 ओपन करना पड़ेगा और 4022 ओपन करना पड़ेगा। 1433 एंड 4022 ये दोनों पोर्ट्स मुझे ओपन करने पड़ेंगे। अभी मेरे एनवायरनमेंट में मेरा SQL सर्वर और SCCM सर्वर एक ही सर्वर पे है, तो मुझे पोर्ट नंबर 1433 ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट स्टिल फॉर सेफ साइड वील बी कॉन्फ़िगरिंग दिस फायरवॉल रूल। ये हम फायरवॉल रूल कॉन्फ़िगर करेंगे। हमको फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग एनेबल करना है, WMI सर्विस एनेबल करना है, पोर्ट नंबर 201 इनबाउंड के लिए डालना है और 10123 आउटबाउंड के लिए डालना है। सो ये पोर्ट किस चीज के लिए, जब हम फायरवॉल रूल कॉन्फ़िगर करेंगे एट दैट टाइम वील अंडरस्टैंड दिस रूल्स। क्लियर है इतना? यस और नो? Yes. राइट, सो इट इज 10 o'clock। Okay. आज हम इतना ही रखते हैं। टुमारो वील स्टार्ट विद SQL सर्वर इंस्टॉलेशन। हम SQL सर्वर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे और प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल करेंगे और फिर SCCM सर्वर का इंस्टॉलेशन कर देंगे। अभी जब हम SCCM सर्वर का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे, सो इट टेक्स फ्रॉम 90 minutes to 4 hours for installation. Once installation is started, so depending upon your configuration of the RAM and CPU, वो 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक चलता है। सो हम कल ट्राई करेंगे 1 घंटे में हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दें, फिर वो बैकग्राउंड में मेरे मशीन पे देर तक चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो परसों हम SCCM कंसोल का टूर कर लेंगे। क्लियर? Okay. सो विल यस भाविक हियर। वो स्लाइड ओपन करो ने, हाँ 13 નંબરની સ્લાઇડ કરો ને 13। એની અંદર આ જે શું કહેવાય રિપોર્ટ્સ ને આ બધું છે, હવે અગર આપણું મશીન આઉટ ઓફ કંટ્રોલ છે, મતલબ આઉટ ઓફ નેટવર્ક છે, તો ત્યાંથી પણ ડિટેલ્સ આપણે લઈ શકીએ, આ બધું મેનેજ કરી શકીએ? नहीं आवे ना, पक्के कर दे नेटवर्क में तो જોઈએ ને મશીન। મતલબ સેમ નેટવર્ક માં હોવું જોઈએ તો જ આપણે કનેક્ટિવિટી જોઈએ ને, કનેક્ટિવિટી સેમ નેટવર્ક છે, એને ડિફરન્ટ એમને આપણે આપણે મતલબ કે ઇન્ટરનેટ પર એલાઉ કરેલું હોય, બરોબર? જસ્ટ અ મોમેન્ટ જગદીશ, જસ્ટ અ મોમેન્ટ। જો ભાવિક, હા LAN 1 છે, LAN 2, બ્રાન્ચ 1 બ્રાન્ચ 2 ડિફરન્ટ નેટવર્ક, ઓકે બટ નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી ઇઝ ધેર। સી ઇફ ઇટ ઇઝ આઉટ ઓફ નેટવર્ક તો એમે રીચેબિલિટી નથી, કેવી રીતે રિપોર્ટ્સ આવશે? ડિફરન્ટ નેટવર્ક છે પણ રીચેબિલિટી છે તો જ રિપોર્ટ્સ મળશે।
જેમ કે સમજો મારે કોઈ એક સિસ્ટમ છે એ આઉટ ઓફ કન્ટ્રી છે, ઠીક છે, બીજા નેટવર્કમાં કનેક્ટેડ છે, રાઈટ? અને હું અહીંયાથી SCCM સર્વરથી અગર મારે એને વિન્ડોઝ પેચીસ અપડેટ કરવા હોય ત્યાં, તો ઇટ ઇઝ પોસિબલ ઓર નોટ? ઇટ ઇઝ પોસિબલ ને. રાઉટિંગ, નેટવર્ક રાઉટિંગ હોવું જોઈએ ને, નેટવર્ક રીચેબિલિટી જોઈએ. એ નેટવર્ક કયું છે, ઇટ ઇઝ ઇમટીરિયલ. ત્યાં મતલબ ઇન્ટરનેટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. See, again, you are getting confused. Internet is different, routing is different. Routing doesn't require internet. હવે બ્રાન્ચ 1 અને બ્રાન્ચ, મારી બ્રાન્ચ છે મુંબઈમાં અને દિલ્હીમાં, તો એના માટે વચ્ચે મને ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઇડરથી રાઉટિંગ જોઈએ, પ્રાઇવેટ નેટવર્ક જોઈએ, P2P કે MPLS. એના માટે મને ઇન્ટરનેટની જરૂરત નથી, પણ મારે રાઉટિંગ તો જોઈએ ને. ઓકે, મતલબ કનેક્ટિવિટી મને હા, કનેક્ટિવિટી ઇઝ રિક્વાયર્ડ. સિમ્પલ. પિંગ જવી જોઈએ કે સર્વિસ રિક્વેસ્ટ જવી જોઈએ ત્યાં. મારી સિસ્ટમની રીચેબિલિટી જોઈએ. નેટવર્ક A છે, નેટવર્ક B છે, નેટવર્ક C છે, ઇટ ઇઝ ઇમટીરિયલ. ઓકે, તો મતલબ સમજી લો કે મારી પાસે એક યુઝર છે, બરાબર, ડોમેનની અંદર છે એક સિસ્ટમ, એ આઉટ ઓફ નેટવર્ક છે, મતલબ કોઈ પણ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા છે, બરાબર, અને મારી પાસે SCM આઉટ ઓફ નેટવર્ક છે કે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા છે, પણ એ આપણે જે ઓફિસની અંદર છે સેટઅપ કરેલું છે એની સાથે કનેક્ટેડ નથી. એ અલગ જ નેટવર્કની અંદર છે. જેમ કે સમજી લો કે ઘરનું જે નેટવર્ક છે એ હોમ યુઝર, હોમ જે નેટવર્ક હોય, ઇન્ટરનેટ લાઈન હોય, ત્યાં કનેક્ટેડ છે. અને હું ઓફિસમાં જે સર્વર મશીન છે SCCM, ત્યાંથી હું યુઝરને બ્લોક કરી દઉં, ડોમેનમાંથી યુઝરને બ્લોક કરી દઉં, બરાબર, અને હું અહીંયા સિસ્ટમને અગર હું ઇન્ટરનેટ થ્રુ કનેક્ટ કરું તો એ યુઝર ડિસેબલ થઈ જાય. સી ભાવિક, I'll give you a simple example. મારો એક્ટિવ ડાયરેક્ટરીનો યુઝર છે, બરોબર, મારું ડોમેઇન કંટ્રોલર મેં બનાવ્યું છે, એ LAN માં લોગિન કરી શકશે? યસ, નો? યસ, LAN માં કનેક્ટ કરી શકશે. LAN માં કનેક્ટેડ છે તો લોગિન થઈ શકશે. પણ હવે ઘરે બેઠો છે તો ઘરે બેઠો છે ભાવિક, ફર્સ્ટ લિસન મી બિફોર. એક LAN માં છે તો લોગિન કરી શકશે, કરેક્ટ? હા, રાઈટ. પણ એ ઘરે બેઠો છે તો ડોમેઇન કંટ્રોલર જોડે કનેક્ટ થશે? યસ, નો? નહીં. અને કનેક્ટ કરાવવું હોય તો મને પબ્લિક IP જોશે, રાઉટિંગ જોશે. રાઈટ. હા, તો હું સિમ્પલ. SCCM જોડે કનેક્ટ કરાવવું છે તો રાઉટિંગ જોઈશે. એ VPN ને કનેક્ટ કરીને LAN માં આવે છે તો કનેક્ટિવિટી મળી જશે. નહીં આવી શકતો LAN માં તો SCCM સર્વર જોડે રીચેબિલિટી જોઈએ. એના મશીન પર એક એજન્ટ ઇન્સ્ટોલ થશે. સિમ્પલ. એ એજન્ટ SCCM સર્વર જોડે વાત કરે છે તો એને આપણે મેનેજ કરી શકીશું. એ વાત નથી કરી શકતો તો આપણે મેનેજ નહીં કરી શકીશું. મતલબ અગર હું મતલબ મારે રાઉટિંગ કરવું રિક્વાયર્ડ છે, મતલબ રાઉટિંગ કરવું જ પડશે. નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી જોઈએ. હવે હું સિમ્પલ વાત કરું છું. ક્વિકહિલ નો મારો એડમિન કન્સોલ છે, મારા ફાઇલ સર્વર પર ડિપ્લોયડ છે, અને મારો યુઝર ઘરે બેઠો છે, તો એ મારા એડમિન કન્સોલ જોડે કનેક્ટ થશે? આઈડિયા નથી. પણ ઇન્ટરનેટ થ્રુ કનેક્ટ થઈ જશે તો એ ત્યાં સુધી ને કનેક્ટ થઈ. પણ ઇન્ટરનેટ ક્યાંથી કેવી રીતે રાઉટ થશે? રાઉટિંગ તો જોઈએ ને. ઇન્ટરનેટ વાયા પાથ તો ડિફાઇન કરવું પડશે ને નેટવર્ક ટીમને. ઓટોમેટિકલી થોડી વાયા ઇન્ટરનેટ કનેક્ટ થઈ જશે. તમારે એ મશીનને પબ્લિકલી DMZ ઝોનમાં પ્લેસ કરીને એની જોડે કનેક્ટિવિટી એસ્ટાબ્લિશ કરવી પડશે ને ફાયરવોલ થ્રુ. ફાયરવોલ થ્રુ કરી શકે. પિંગ મળશે તો થશે, પિંગ નહીં મળશે તો નહીં થાય. એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. આઈ નોટેડ ધ પોઈન્ટ. સમજી ગયો. પિંગ મળશે, મારા SCCM સર્વર જોડે પિંગની રીચેબિલિટી છે તો થશે. હા, ઓકે. તો અગર એ સમજો કે એવું પોસિબલ છે કે પિંગ કરવા માટે અલગથી કોઈ તો એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવું પડશે કે રાઉટિંગ જ કરવું પડે? અરે, પિંગ એટલે મારી નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી જોઈએ મને. દેટ ઇઝ નેટવર્ક કન્સેપ્ટ. નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી જોઈએ. નેટવર્ક થી રીચેબિલિટી છે સર્વરને તો મેનેજ થશે, નહીં છે તો નહીં મેનેજ થશે. એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. ઓકે, નોટેડ ધ પોઈન્ટ. મારું ક્લાયન્ટ SCCM સર્વરને રીચ થાય છે તો મેનેજ થશે, નથી રીચ થતો તો નહીં મેનેજ થશે. DHCP સર્વર છે, DHCP ક્લાયન્ટ છે, DHCP ક્લાયન્ટ જો DHCP સર્વરને રીચ થશે તો IP મળશે, કરેક્ટ? નહીં, સમજો એકદમ સિમ્પલ કન્સેપ્ટ ખાલી કહું છું. અગર હું નેટવર્કની અંદર છે તો હું સમજી ગયો, ચલો એ પિંગ મળશે, બરોબર. હવે એ સિસ્ટમ આઉટ ઓફ નેટવર્ક હશે તો મારે પિંગ લાવવું હોય તો શું કરવું પડે? એની અંદર બટ ધેટ્સ વોટ રાઉટિંગ એ નેટવર્ક કન્સેપ્ટ છે ને ભાઈ. હા, VPN બી તો યુઝ કરી શક.
अच्छा VPN ભાવિક સિમ્પલ એ મશીન બહાર છે, એ બહાર છે ભાવિક, એ સિસ્ટમ બહાર છે, એ SCCM સર્વર ને રીચ કરી શકે છે? ના, એ રીચ ન કરી શકે. એ જો રીચ ના કરી શકે તો એને મેનેજ નહીં કરી શકે, એ SCCM સર્વર ને રીચ થવું જોઈએ. હવે કેવી રીતે રીચ થાય છે? ધેટ ઇઝ ધી નેટવર્ક લેયર વર્કિંગ. ઓકે, so that concept is going એ to by નેટવર્ક રાઉટિંગ નેટવર્ક લેયર પર થાય. એને SCCM સર્વર જોડે એ સિસ્ટમ નેટવર્ક થી વાત કરી શકે. મારા IP કમ્યુનિકેશન થવા જોઈએ ક્લાયન્ટ અને સર્વરની વચ્ચે. જો એ નથી થતા તો એ વાત નહીં કરી શકે ને, એ મેનેજ કેવી રીતે થશે? ધેટ ઇઝ નેટવર્કિંગ કન્સેપ્ટ. ઓકે, તો મતલબ એ બધું નેટવર્ક થ્રુ પોસિબલ છે. સેમ જો મારું SCCM સર્વર મુંબઈના બ્રાન્ચમાં છે, યુઝર દિલ્હીની બ્રાન્ચમાં છે, તો નેટવર્ક લેયર થી રાઉટિંગ કરેલું છે ભાઈ. એ LAN B માં વાત થાય છે તો એ સિસ્ટમ કનેક્ટ થશે. નહીં વાત થતી તો નહીં કનેક્ટ થશે. તમે સમજો છો, એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, ઠીક છે. અગર કોઈ એક ઓફિસ છે, બરોબર, ઓફિસની અંદર SCCM હશે, બરોબર, એ ઇન્ટરનલ નેટવર્ક ની અંદર હશે તો એ મશીન્સના રિપોર્ટ નીકાળી શકે. હવે કોઈ બંદો કોઈ સાઇટ પર છે, બરોબર, હવે મશીન કેટલો ટાઈમ યુઝ થયું છે, કઈ રીતનું કનેક્ટ થયું છે. બટ ધેટ્સ વોટ આઈ એમ સેઇંગ. એ નેટવર્ક લેવલ જોડે કમ્યુનિકેશન, નેટવર્ક કમ્યુનિકેશન થવું જોઈએ. ધેટ ઇઝ નેટવર્ક કન્સેપ્ટ. સિસ્ટમ વાત કેવી રીતે કરશે? એ IP આ IP જોડે વાત કરશે ત્યારે જ થશે ને. નહીં, VPN નો કન્સેપ્ટ તો હું સમજી ગયો. મતલબ અરે VPN ની વાત જ નથી કરતો. ફોરગેટ VPN. હવે ભાવિક છે, ભાવિક મુંબઈની ઓફિસમાં બેઠો છે, એનો એક યુઝર ફેક્ટરીમાં છે. હવે યુઝરનો ફોન નોટ રીચેબલ છે તો ભાવિક જોડે વાત થશે? સિમ્પલ. એ યુઝર એ ક્લાયન્ટ આ સર્વર જોડે IP લેવલ પર કમ્યુનિકેટ થશે તો આપણને બધી રિપોર્ટ મળશે. કમ્યુનિકેશન નથી કરી શકતો તો રિપોર્ટ એ નોટ રીચેબલ છે. પિંગ નથી મળતી આપણને એની સિમ્પલ ભાષામાં. તો આ બધી કનેક્ટિવિટી નેટવર્ક સાથે થાય છે બધું. હા, તો નેટવર્ક લેવલ પર આપણે વાત નથી કરવા. મારું સિસ્ટમ રીચેબલ છે નેટવર્કમાં તો મને રિપોર્ટ્સ મળશે. સિસ્ટમ રીચેબલ નથી તો નહીં મળશે. એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. એ યુઝરને લેન્ડમાં આવવું પડશે, ચાહે ફેક્ટરી A માં જાય, ફેક્ટરી B માં જાય, ફેક્ટરી C માં જાય, એનાથી આપણને મતલબ નહીં. એ લેનમાં છે એટલે નેટવર્કમાં છે. લેન A છે, લેન B છે, લેન C છે, કોઈ મતલબ નહીં. મારું સર્વર ભલે ઓસ્ટ્રેલિયામાં પડ્યું છે કે માઇક્રોસોફ્ટના ડેટા સેન્ટરમાં પડ્યું છે. નેટવર્ક હવે સમજો, મારું વર્ચ્યુઅલ મશીન પર મેં SCCM બનાવ્યું, અઝોરના ક્લાઉડમાં પડ્યું છે, પણ એ યુઝર અઝોરના નેટવર્કમાં રીચેબિલિટી નથી તો કેવી રીતે SCCM સર્વર વાત કરશે? ઠીક છે, બાકીના ક્વેશ્ચન્સ કાલે પૂછીશ. Network concept is completely different. Here we are talking about SCCM. તારો જે ક્વેશ્ચન છે SCCM નો નથી, એ નેટવર્ક નો છે. કનેક્ટિવિટી છે તો નહીં, જેમ સમજો, અગર સમજો ને કે નેટવર્ક ની અંદર છે, બરોબર, એ મશીન અગર રિપોર્ટ કાઢવો હોય તો કાઢી દે, બરોબર. હવે આઉટ ઓફ નેટવર્ક છે, જે સાઇટ પર છે, એના પણ આ લોકો રિપોર્ટ કાઢીને આપે. That's what I'm saying. એ આઉટ ઓફ નેટવર્ક નું મતલબ શું? આઉટ ઓફ નેટવર્ક એટલે રીચેબલ નથી તો નહીં મળશે. એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. અને આઉટ ઓફ નેટવર્ક મતલબ મારું કહેવાનું મતલબ એમ છે કે એ કોઈ બીજા નેટવર્કમાં કનેક્ટેડ છે. પણ બીજા નેટવર્ક again you are mixing the two things. Out of network is different terminology. બીજા નેટવર્કમાં છે ડિફરન્ટ ટર્મિનોલોજી છે. હું ફાઇનલ એક્ઝામ્પલ આપું છું તમને. તમારી પાસે જે મશીન છે એ SCCM ની અંદર છે, બરોબર. હવે મારું મશીન અહીંયા છે, હવે મારું નેટવર્ક ની સાથે કનેક્ટેડ છે, પણ તમે SCCM સર્વર થ્રુ તમે જોઈ શકો કે મારું સિસ્ટમ ઓનલાઈન છે કે નહીં. But that's what I'm saying. ઇન્ટ્યુન આવે, ઇન્ટ્યુન વર્ક કરશે ભાઈ. ના, એક મિનિટ જગદીશ, એનું કન્સેપ્ટ જો, આ મુંબઈ બ્રાન્ચ છે, લેન A છે, લેન A, આ લેન B, દિલ્હી, બરોબર. અહીંયા મારું 192 નેટવર્ક છે, અહીંયા 10 ડોટ નેટવર્ક છે. ના, નેટવર્ક નહીં, નેટવર્ક તમે રહેવા દો, તમે નેટવર્ક નહીં ચેક કરો. અત્યારે જો આ એક્ઝામ્પલ જો કે મારું મશીન અહીંયા છે, બરોબર, અને તમારી પાસે That's what I am saying. હવે તારું મશીન અહીંયા છે, તારા અહીંયા એ બીજું નેટવર્ક છે, કરેક્ટ? SCCM સર્વર અહીંયા છે ફોર એક્ઝામ્પલ, બરાબર. ઓકે, હવે આ SCCM નું મશીન જે પણ IP છે, આ મશીનના IP જોડે કનેક્ટ કરી શકે છે? યસ, નો?
નહીં કનેક્ટ કરી શકે. તો હું એ જ વસ્તુ કહું છું, નેટવર્કની વાત કરું છું. એ નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી હોય તો બધું થશે. નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી નહીં તો કેવી રીતે વાત થશે? મશીન તો એકબીજાને આઈપી જોડે જ વાત કરશે ને. તું SCCM સર્વરની વાત નથી કરતો. SCCM સર્વર રિપોર્ટ ક્યારે કાઢશે? જ્યારે મશીન આઈપી નેટવર્ક આઈપી એડ્રેસ કમ્યુનિકેટ થશે. આઈપી એડ્રેસ જ કમ્યુનિકેટ નહીં થાય તો કેવી રીતે વાત થશે? You are mixing two concepts. ઠીક છે, હું કાલે ફાઇનલી હું તમને કહીશ. ચલો ને, કાલે ક્વેશ્ચન્સ પૂછીશ. આઈપી એડ્રેસ પિંગ થશે, નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી છે તો SCCM કામ કરશે. હવે એ યુઝર જોડે નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી નથી તો કેવી રીતે SCCM સર્વર કામ કરવાનું? હું તને સિમ્પલ વસ્તુ કહું, તારો યુઝર બેઠો છે મુંબઈમાં. તારો એક મિનિટ, ફોરગેટ અબાઉટ SCCM. તારો યુઝર મુંબઈમાં બેઠો છે લેપટોપ પર, બરોબર? હવે એને બ્રાઉઝ કરવું છે google.com. કેવી રીતે જશે? નેટવર્ક થ્રુ. કેવી રીતે? ગિવ મી ધી પાથ. પાથ મીન્સ કેવી રીતે જશે? google.com એને કેવી રીતે મળશે? મતલબ એ બ્રાઉઝર થ્રુ ગૂગલ સર્ચ કરશે. ના, પણ એ તો એના સિસ્ટમ પર થયું ને. બેકગ્રાઉન્ડમાં ટેકનિકલ પાથ કેવી રીતે જશે? બેકગ્રાઉન્ડમાં ટેકનિકલ પાથ કેવી રીતે એનું ટ્રાન્ઝિટ થશે? just leave it that topic. આપણે કાલે પાછા ટોપિક પર વાત કરીશું. કાલે ક્વેશ્ચન પૂછીશું. But still you are not clear. You are making the session confusing. You are not clear with the network concepts. જેમ કે સમજો તમારી પાસે SCCM નું સર્વર છે, બરોબર? Forget about SCCM. મને બેસિક વસ્તુ આપ. તું તારા મશીનથી ગૂગલ બ્રાઉઝ કરીશ તો એનું બેકગ્રાઉન્ડ નેટવર્ક પાથ કેવી રીતે જશે? Forget about SCCM. જો તને ખબર છે ગૂગલ કેવી રીતે બ્રાઉઝ થશે તારા મશીન પર તો તને આ ક્વેશ્ચન જ ના આવે. મેં અહીંયા મારા બ્રાઉઝર પર google.com કે microsoft.com બ્રાઉઝ કર્યું. આ વેબસાઇટ કેવી રીતે આવી મારા પર? हेलो ભાવેશ, I don't have any idea about, મતલબ તમે જે પાથ કર્યું મને કઈ સમજાતું નથી. હું એ જ કહું છું. that's why you are getting confused. તારું નેટવર્ક કન્સેપ્ટ, DNS એ બધું કન્સેપ્ટ જ ક્લિયર નહીં. DNS તો આપણે ગયા વર્ષે ભણ્યા છે. DNS નું કન્સેપ્ટ જ સારું ક્લિયર નથી. You have forgotten. ના, મારે ક્વેશ્ચન્સ નહીં. તમે જે આ ટોપિક છે ને બરોબર સેમ છે, પણ હું ખાલી એ કહેવા માંગુ છું કે અગર મારું મશીન બરોબર, હવે સમજો કે આ જે મશીન છે એ SCCM ને કનેક્ટ, જેમ કે હું અગર સેમ ઓફિસમાં હોઉં બરોબર, તો આ સિસ્ટમની હું But again you are repeating the same thing. I have given you 10 times the same answer. તારું મશીન A છે ને મશીન B છે, એ કમ્યુનિકેટ કેવી રીતે કરે? આ વિન્ડોઝ 10 મશીન છે ને આ પણ વિન્ડોઝ 10 મશીન છે, કેવી રીતે કમ્યુનિકેટ કરશે? આઈપી થ્રુ. આઈપી રીચેબલ ના હોય તો કમ્યુનિકેટ કરશે નહીં? સિમ્પલ. હવે આની જગ્યાએ તું SCCM સર્વર મૂકી દે. કમ્યુનિકેશન શુડ બી ધેર એટ નેટવર્ક લેવલ. આપણે અત્યારે OS લેવલ પર વાત કરીએ છીએ. વિન્ડોઝ 10 ની અંદર અગર પબ્લિક આઈપી હોય તો હા, તો ધેટ્સ વોટ આઈ એમ સેઇંગ ને. SCCM સર્વર ને પબ્લિક આઈપી થ્રુ રાઉટ કરી શકો તમે. તો આ પબ્લિક આઈપી એડ્રેસ થ્રુ જઈ શકે TMZ ઝોનમાં. ઓકે, તો પબ્લિક આઈપી થ્રુ એને રાઉટ કરવું પડે.
मतलब એવું કઈ હોય છે કે મશીન ની અંદર કોઈ સ્ક્રિપ્ટ રન કરાવવી પડે અને એના થ્રુ એ ના, that's what I'm saying. I am again and again reiterating, routing કરાવવું પડે નેટવર્ક લેવલ પર. એ જ મારો ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ હતો, નેટવર્ક લેવલ પર રાઉટિંગ કરાવવું પડે. હવે you are using public IP, you are using netting, you are using VPN, that is a network concept. There are multiple methodologies. નહીં તમે ડીપમાં હોય આજે નેટવર્ક કન્સેપ્ટની વાત નથી થતી. તો હું ખાલી એમ જ પૂછતો હતો કે એને અગર કનેક્ટિવિટી મારે કરવી હોય SCCM ની હારે તો તમે એમ કહો છો કે પબ્લિક હા બોલ ભાવિક અન્ડરસ્ટેન્ડ, કનેક્ટિવિટી કરવી હોય તો કનેક્ટિવિટી ત્યારે થશે ને જ્યારે નેટવર્ક લેવલ પર કમ્યુનિકેશન થતું હશે IP ટુ IP. ઠીક છે ચલો કાલે ટોપિક પર વાત કરશું. છોડો થોડું પ્રિપેરેશન કરી લઈશ. Fine, we'll conclude the call. સંતોષભાઈ સાંભળો ને